हेलो दोस्तों, आज है एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा चौथा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग बोर्स मॉडल कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और रिडबर्ग्स की इक्वेशन को कवर किया है। उससे पहले हम लोगों ने मैक्सवेल की इक्वेशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इंक्लूड किया था, जिसके अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी कवर किया है। अगर आपने इन सभी में से कोई भी टॉपिक में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले तीनों लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ। आप लोग जाकर उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बोहर मॉडल को समझने के लिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जितनी थ्योरीज आई हैं, क्योंकि बोहर ने कई थ्योरीज को यूज़ करके अपना मॉडल दिया था, जैसे कि मैक्सवेल की थ्योरी और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके बोहर ने अपना मॉडल दिया था। तो अगर आपने ये सारी थ्योरीज नहीं पढ़ी हैं या आपको इन थ्योरीज में कन्फ्यूजन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पर जाकर उन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बोहर्स मॉडल पढ़ने वाले हैं। बोहर्स मॉडल में सबसे पहले हम लोग बोहर के मॉडल के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने अपने मॉडल से रिलेटेड पॉइंट्स बताए थे। बोहर्स मॉडल की डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन से बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले आएंगे जिनको हमें याद रखना है एग्जाम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट में 99.99% फॉर्मूले से ही सवाल हो जाता है बोहर्स मॉडल का। कभी कभी अभी तक जो एक आध बार हुआ है मैं वो क्वेश्चन लूंगा, हालांकि वो क्वेश्चन फिजिक्स में आया हुआ है, बट मैं यहाँ पे केमिस्ट्री में भी बोहर्स मॉडल का वो क्वेश्चन लूंगा कि उन्होंने कुछ चेंज कर दिया था, जिस वजह से डेरिवेशन जानना भी बोहर्स मॉडल की बहुत जरूरी है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती तो आप केमिस्ट्री में नहीं तो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स मैंने बताई हुई है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न फिजिक्स से नीट 2020 के अंदर सवाल आया हुआ है जिसमें उन्होंने डेरिवेशन पे क्वेश्चन दिया था। तो आपको डेरिवेशन बोहर्स मॉडल की पता होनी चाहिए, फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। केमिस्ट्री में तो आज तक हमेशा फॉर्मूले बेस्ड ही सवाल आए हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के ऊपर। उसके बाद हम लोग लिमिटेशंस और यूजफुलनेस पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशंस रही बोहर्स मॉडल की, क्योंकि बोहर्स मॉडल के बाद भी एक नया मॉडल आया जो कि इस वक्त हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, क्वांटम मॉडल। वो उसकी यूसेज तब पता चलेगी जब हमें बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस पता हो। और बोहर्स मॉडल क्यों यूजफुल रहा, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ परेशानियां थी जिस वजह से बोहर्स मॉडल आया था। उसके बाद हम लोग 5 से 6 सवाल लगाएंगे बोहर्स मॉडल के ऊपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस लेक्चर में मैं नीट के क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, क्योंकि रदरफोर्ड और बोहर मॉडल के ऊपर नीट में जितने भी सवाल आए हैं उनका एक अलग से मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जो कि इससे अगला वाला वीडियो लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं सारे नीट के ही क्वेश्चंस को कवर करूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बोहर्स मॉडल के बारे में जानेंगे और 5 से 6 सवाल करेंगे बेसिक बोहर्स मॉडल के ऊपर, ताकि आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए बोहर्स मॉडल की। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अब आते हैं बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स पर। पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है बोहर्स मॉडल का? एन एटम कंसिस्ट ऑफ small heavily positively charged nucleus in the center and electrons revolve around it in circular orbits। ये तो समझ में आ गया होगा कि एक एटम है, उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, Ze लिखते हैं। मतलब Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होते हैं। तो Z एक नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का। मान लो यहाँ पर 2e है तो मतलब 2 एटॉमिक नंबर, 3e है तो 3 एटॉमिक नंबर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, जब मैंने बताया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले लेक्चर में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जब कोई जो एटम है वो न्यूट्रल हो, वो न कैटायन हो ना एनायन हो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फर्स्ट शेल सेकंड शेल के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है? आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। उन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। उस ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन
घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। यानी अगर पहले ऑर्बिट में घूम रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की इस पूरे ऑर्बिट में एनर्जी मान लो x है, तो x ही रहेगी। यहां पे आके मान लो 2x हो गई, तो 2x इस ऑर्बिट में रहेगी। मान लो इधर आके 4x हो गई, तो इधर इस थर्ड ऑर्बिट में 4x रहेगी। अभी क्या होती है वो एनर्जी की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला भी आएगा। मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं कि अगर इस ऑर्बिट में एनर्जी x है, तो इस पूरे फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी x ही रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, एनर्जी चेंज नहीं होगी। एनर्जी चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड रहेगी, तो ये इसमें घूमता रहेगा। मैक्सवेल रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हो गया था? क्योंकि मैक्सवेल कह रहे थे कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और वो कंटिन्यूअसली घूमेगा तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। बोहर ने बताया कि किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड रहती है। अब अगर बोहर ने कह दिया है कि एनर्जी फिक्स्ड रहती है, तो इसका मतलब यह है कि अगर एनर्जी फिक्स्ड रहेगी तो फिर तो इसके अंदर अगर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एमिट नहीं करेगा रेडिएशंस। अगर एनर्जी फिक्स रखनी है किसी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट की एनर्जी अगर फिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी से घूमता रहेगा, वो क्यों बाहर अंदर जाएगा। हाँ, अगर उसको इस ऑर्बिट से यहां पे पहुंचना है सेकेंड ऑर्बिट से, तब वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, अब इसके अंदर तो कोई ऑर्बिट है नहीं, जब इसके अंदर कोई ऑर्बिट ही नहीं है तो इसके अंदर इसको जाने की जरूरत क्या है, ये यहीं घूमता रहेगा, तो कभी इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी एटम के अंदर कोलैप्स ही नहीं करेगा। तो ये पहले दो पॉइंट हो गए। इसके बाद हम करते हैं बोहर्स मॉडल की डेरिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बोहर्स मॉडल की डेरिवेशन पर। बोहर्स मॉडल की जो डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। अगर आपको इसकी क्लैरिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, तो आपको जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं है क्लैरिटी तो क्लास 12 के बच्चों को तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्लास 12 में पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो उन्होंने पढ़ रखा होगा। तो जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो उनको समझ में आ जाएंगे। जिन्हें नहीं पता मैं बताऊं उसको मान लेना। अभी जब क्लास 11 से तुम लोग क्लास 12 में जाओगे तो पहला ही चैप्टर तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तुम्हें वो फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो इतना तो हम जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगी। उस अट्रैक्शन की फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2 अपॉन R²। K कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट के बारे में क्या इसकी वैल्यू होती है वो सब हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट है। तो K चार्ज एक ले लो इलेक्ट्रॉन का और एक चार्ज ले लो इसका जो न्यूक्लियस है, तो Ze होगा, Ze प्रोटॉन्स या होंगे इसके अंदर अपॉन R²। Ze प्रोटॉन्स मतलब Z एटॉमिक नंबर है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर एक न्यूट्रल एटम में। तो Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड। भाई एक फोर्स तो इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये क्या नीचे गिर जाएगा ना। एक फिजिक्स की फोर्स जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इसको ऊपर को धकेलेगी, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए फोर्स इक्वल्स टू mv²/r, ये दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, तो k कहाँ इक्वेट करें, यहाँ कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट। k Ze² अपॉन R² इज इक्वल्स टू mv²/r। भाई Z इंटू ई तो e² हो गया ना। अब यहां से r निकलेगा, r से यहाँ R² कट जाएगा, तो r निकलेगा k Ze² अपॉन mv²। ये हमारी तीसरी इक्वेशन। अब हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम। mvr इज द एंगुलर मोमेंटम। क्लास 11th की फिजिक्स मैकेनिक्स हमेशा काम आती है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू पुट करो, m इंटू वी इंटू आर, k Z E² अपॉन
mv² इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। यहां से v की वैल्यू निकालो, ये एक v से v कटा, m से m कट गया, v इज इक्वल्स टू kZe² इंटू 2 पाई अपॉन NH। ये तो हो गई v की वैल्यू, ठीक है। अब इस v को कहां पुट कर दें हम, इस v को हम पुट कर दे कहां, किस इक्वेशन में, ताकि हमें r मिल जाए। इस वाली में पुट कर देते हैं। तो r इज इक्वल्स टू kZe² अपॉन m इंटू v² कितना हो गया, k² z² e⁴ इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर h का स्क्वायर, ठीक है। ये k से यहां स्क्वायर कट गया, z से z² ऐसे कटा, खाली नीचे एक z बच गया। तो क्या होगी इक्वेशन, ये r इज इक्वल्स टू e² n² h² अपॉन m इंटू k इंटू z इंटू e⁴ इंटू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां e² से ये कटा, e⁴, तो क्या रह गया, ये n² h² अपॉन m इंटू k इंटू z इंटू e² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अभी मैं क्यों डेरिवेशंस करवा रहा हूँ, एक्चुअली क्लास 12th की जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, वो काफी ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है। अभी नीट 2020 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया फिजिक्स के अंदर, उन्होंने जो है वो रेडियस पूछा था, या पता नहीं कुछ पूछा था जो कि मास से रिलेटेड था, शायद उन्होंने रेडियस ही पूछा था, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशंस पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि रेडियस जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, और वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड ही नहीं करती मास पर। अब टाइम पीरियड अगर हमें निकालना हो तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। यहां पर कुछ नहीं करना, तो हम रेडियस की वैल्यू ये जो है ये वाली ये पुट कर देना, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देना, देखना क्या आता है, उससे क्या आंसर निकल के आता है, ये तुम लोग निकालोगे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², हाफ mv², m तो m ही है, v इसका स्क्वायर करके डाल देना, काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k(q1 q2 बाय r), यानी k इंटू ई इंटू जेड ई अपॉन r। तो k इंटू ई इंटू जेड ई, तो ठीक है, r की वैल्यू पुट कर देना, क्या आता है आंसर। एक इसका रिजल्ट मैं तुम्हें बता के चल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, देख लेना। जब तुम काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जब देखना डिवाइड करके दोनों को, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक, अगर तुम्हें टोटल एनर्जी निकालनी हो, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो तुम निकालते हो उसके अंदर एक माइनस साइन अगर तुम डाल दो, तो वो इलेक्ट्रॉन वाली स्टेट के अंदर टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। अब इनको सिंपली जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे v के अंदर हम k की वैल्यू पुट करेंगे कि k कांस्टेंट है, ठीक है। e की वैल्यू पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो पुट करेंगे, ठीक है। और h की वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। और 2 और पाई, इन सबको जब हम वो करेंगे
इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास आएंगी, उनको डिस्कस करते हैं, वो होते हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूला हम लोग अगले उसमें स्लाइड में करते हैं, इसके अंदर पूरा भर चुका है डेरिवेशन से, ये डेरिवेशन सारी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मूले देखते हैं जो हमें केमिस्ट्री में काम आएंगे, इनको डिड्यूस करके। तो ये कुछ फॉर्मूले डिड्यूस किए हमने। एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -1312 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर अगर किलो जूल पर मोल में निकालनी हो, और अगर -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर अगर जूल पर एटम में निकालनी हो। तो ये अलग अलग जो है वो, अगर जूल पर एटम में निकालनी है तो ये फॉर्मूला, अगर किलो जूल पर मोल में निकालनी है तो ये फॉर्मूला, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो ये फॉर्मूला। इन दोनों में, इन तीनों में जो सबसे फेमस है वो एक तो ये है, सबसे ज्यादा फेमस नंबर 1 पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादातर एनर्जी निकालते हैं एग्जाम में, या फिर जूल पर एटम में। किलो जूल पर मोल कम फेमस है, लेकिन याद तो फिर भी करना है, कभी किसी साल पूछ लिया जाए तो। रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए r इज इक्वल टू आर नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है, r0 है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। वेलोसिटी की वैल्यू है v0 इंटू जेड बाय एन, v0 की वैल्यू है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी है 6.6 इंटू 10 की पावर 15 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, एन का क्यूब ठीक है। और टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड जो फ्रीक्वेंसी 1/f कर दो, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -16 इंटू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले कैसे आए, वही जो अभी हमने डेरिवेशंस करनी थी, जो हमने काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर निकाली, v की वैल्यू पुट करी, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, ठीक है, फिर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करके एक टोटल एनर्जी आई होगी। तो ये देख रहे हो एनर्जी के क्या है माइनस, ये माइनस की सिग्निफिकेंस क्या है ये भी अभी पता चलेगी आगे आने वाले लेक्चर में कि ये माइनस क्यों रखा है हम लोगों ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, अभी मैं बता के देता हूं, इलेक्ट्रॉन जो होता है इज इन बाउंड स्टेट। तो इस बाउंड स्टेट को डिनोट करने के लिए माइनस की वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, अगर एनर्जी 0 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन फिर निकल जाएगा, अगर एनर्जी 0 हो गई तो मतलब पूरा ऑर्बिट से ही निकल जाएगा, सारे ऑर्बिट्स को के आखिरी ऑर्बिट से भी निकल जाएगा। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स ये फॉर्मूले वैलिड है, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, या हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 3 प्लस। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूले वैलिड है। ठीक है, जो तीसरा बोहर का पोस्टुलेट है वो भी मैंने यहीं पर लिख दिया है छोटे पॉइंट में, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड। इस ऑर्बिट के अंदर एनर्जी फिक्स है, इस ऑर्बिट के अंदर एनर्जी फिक्स्ड है, इस ऑर्बिट के अंदर मान लो इसके अंदर यहाँ पर x है तो इस पूरे ऑर्बिट में x ही रहेगी, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर पूरे में 2x ही रहेगी, यहाँ पर 4x है तो इस ऑर्बिट के अंदर, इस पूरे ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट के अंदर 4x ही रहेगी। दूसरा चौथा पॉइंट क्या है बोहर के पोस्टुलेट का, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन ये पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जंप किया यहाँ पर, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है इसके पास। इसके बाद क्या होगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये यहाँ पे आएगा। अगर इसको दोबारा से चौथे ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, कुछ एनर्जी यहाँ से निकालेगा ये, उसके बाद जो है वो पहले ऑर्बिट में पहुंचेगा। यानी फर्स्ट जो सबसे अंदर वाला ऑर्बिट है उससे बाहर जाने के लिए एनर्जी को अब्सॉर्ब करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, और बाहर के ऑर्बिट से अंदर आने के लिए एनर्जी को एमिट करता है। जो सबसे आखिरी पॉइंट है कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन क्यों है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंड स्टेट, बंधे हुए स्टेट में है इलेक्ट्रॉन जो है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूं z की वैल्यू, यानी अगर ये हाइड्रोजन पार्टिकल में मान लूं तो z की वैल्यू अगर 1 पुट करूं और ऑर्बिट फर्स्ट में है अगर ये इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी क्या होगी -13.6। इसके बाद अगर मान लो एनर्जी अगर मान लो हमें सेकंड उसकी निकालनी है, सेकंड ऑर्बिट की, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, z 1 ही ले रखा है हमने और n हमने 2 कर दिया तो 4 हो गया। यहां से 2 6 12 और 2 8 16, -16.8 और फिर दोबारा से इसको 2 से डिवाइड करना तो -3.4 हो गई यहाँ पर।
ठीक है, -3.4 हुई, और ज्यादा घटेगी तो कुछ घटते 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 किसी ऑर्बिट में बहुत ज्यादा जब हो जाएगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब एनर्जी जीरो हो जाएगी वो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से इस एटम के चार्ज के, इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस से बाहर हो चुका है। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम पाएगा। यानी जब एनर्जी जीरो होती है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। अगर एनर्जी कुछ नेगेटिव रही, यानी कुछ अगर अट्रैक्शन लगा, तो वो किसी ना किसी ऑर्बिट में घूमेगा इसकी इन्फ्लुएंस में, और अगर एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करेगा अंदर की तरफ तो एमिट करके अंदर आएगा, और अगर यहां से बाहर की तरफ देखो ना, यहां अंदर की तरफ -13.6 है पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में -3.4 हो गया, यानी -13.6 ज्यादा नेगेटिव है और -3.4 कम नेगेटिव है। यानी इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी अगर मैं लगाऊं तो -13.6, और अगर 3 यानी अगर ये देखो ना 13.6 और 3.4 को अगर मैं माइनस करूं तो 6 4 2, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसने ऑब्जॉर्ब कर ली, और तब ये -3.4 में आ गया। ठीक है, तो अगर -13.6 इंटू Z²/n², 1 का स्क्वायर अपॉन थर्ड ऑर्बिट के लिए 9 हो गया, तो यहां से अब करके देखो कितना होगा ये, 3 3 9, 3 4 12, और 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 -1.51, यानी और कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर ली। सेकेंड से थर्ड पे आने के लिए कितनी करी, 3.4 से 1.51 को माइनस करो, 10 में से बन गया 9, और 13 में से 5 गया 8, और 2 में से बन गया 1.89 एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी, तब जाके ये -1.51 पे आया 3.4 से। तो इस तरीके से हमें देखना है कि अंदर से बाहर जाते हुए एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और बाहर से अंदर जाते हुए एनर्जी को एमिट करेगा। तो देखते हैं बोहर्स मॉडल की यूजफुलनेस क्या थी। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया बोहर मॉडल ने, कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करती है, और कैसे वो पूरी डेरिवेशन जो हमने करी। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन हो गया, कि कैसे हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर आता है और एनर्जी को एमिट करके, जब एनर्जी एमिट मतलब रेडिएशंस को एमिट करता है, तो वहां पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो रहा है कि किस तरीके रेडिएशंस के थ्रू ही तो वेवलेंथ दिखती है हमें। एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे जो है वो एक, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये एटम है, तो इसके अंदर एनर्जी x होगी, इसके अंदर 2x होगी, इसके अंदर 3x होगी मान लो, तो इसके अंदर 3x ही रहेगी, थर्ड ऑर्बिट के अंदर 2x ही रहेगी, यहाँ पे x ही रहेगी इसी के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे घूमते घूमते ये एनर्जी अपनी लूज कर देगा और यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन हो गया बोहर मॉडल के एटम से। लिमिटेशंस क्या आती है कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एक्सप्लेन हो रहा था, ये लिखा है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन का लाइन स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन हो रहा था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का नहीं हो रहा था, नॉट एक्सप्लेन्ड। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज नॉट एक्सप्लेन्ड। दूसरी बात, स्प्लिटिंग इफेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्क इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग जो है वो भी नहीं बता पा रहा था। और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट जो है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ जो लाइट है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बोहर का मॉडल। इसीलिए हमारा जो लेटेस्ट मॉडल है इस वक्त, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो प्रपोज हुआ। उसी वजह से अभी ये वाले जो पहली दो लाइंस है ना, ये वो लोग फील कर पाएंगे जिन्होंने या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से पढ़ लिया है, या क्लास 12 के बच्चे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, वो इन दोनों चीजों को फील कर पा रहे होंगे कि कैसे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और स्प्लिटिंग इफेक्ट को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक्सप्लेन कर पाता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आगे आने लेक्चर्स में आएगा। हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट भी आएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बोहर्स मॉडल की पोस्टुलेट्स, बोहर्स मॉडल की डेरिवेशंस और फॉर्मूले, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बोहर्स मॉडल का पूरा कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग बोहर्स मॉडल के ऊपर और रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, 10 से 12 न्यूमेरिकल्स करेंगे,
ये वाला लेक्चर मैं न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वैसे ही लेक्चर की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के क्वेश्चंस के साथ, नीट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।